वो यही वाली है। ये जबरदस्ती जैसा लग रहा है। चलो चलो आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैवलियर इंडिया। सो हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे थे। कौन से कर रहे थे? 2026 का कर चुके थे। तो अभी जो पेपर हुआ था 2026 का फर्स्ट वाला, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और 2025 का फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों भी कर चुके हैं। आज करने चल रहे हैं 2024 का सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट होगा 2024 का फर्स्ट। ठीक है, तो ये सिस्टम में हम चल रहे हैं। आज जो हमारा ये वाला है, तो गेट में इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का ही होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक। ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं। तो 1 बाय 1 एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये देखो इंस्ट्रक्शन है, पीपीटी हमने बनाई नहीं, हमने कहा ओरिजिनल पेपर से कराते हैं तो आपको फील आएगी। ये रहा आपका पार्ट ए, ठीक, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस का। तो पहला पार्ट जो शुरू हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या दिया है? अपोजिट इन मीनिंग। चलिए अपोजिट इन मीनिंग करते हैं। ये रहे आपके वर्ड्स। तो पहला जो देखने में आ रहा है वो क्या है? एक वर्ड है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब क्या होता है? वन हु कमिट्स मिस्टेक्स। फॉलिबल क्या होता है? वन हु कमिट्स मिस्टेक। कोई जो गलतियां करता है, कोई ऐसा तो है नहीं जो गलतियां नहीं करता हो। पर्सन हु इज लायबल टू मेक मिस्टेक्स, फॉलिबल, गलतियां करेगा। फ्रेल कमजोर होता है, गलतियां करेगा। एरिंग एयर से बना हुआ है, ये गलती करने के लिए होता ही है। मॉर्टल मॉर्टल नश्वर है। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब जिसमें कोई गलती ना हो। तो अपोजिट मीनिंग देना था हमको, तो फॉलेबल का अपोजिट क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, जिससे कोई गलती नहीं होती। दूसरे पे आ जाओ। हिज वर्ड्स वर वेज। वेज का मतलब क्या हुआ? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। अब आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चंस आ गए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के। एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा और पूछा जाएगा कि दैट वर्ड बिलोंग टू व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड क्लास कहते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? वर्ड क्लास दैट द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। अब यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एडल्ट्स आर द ओनली पॉइजनस स्नैक्स फाउंड अक्रॉस ब्रिटेन। आर लगा, आर क्या है? वर्ब है। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है ना? एडजेक्टिव सब्जेक्ट होगा नहीं, एडवर्ब सब्जेक्ट होगा नहीं, डिटर्मिनर सब्जेक्ट होगा नहीं। एक ही वर्ड है, वर्ब के पहले लगा है, दैट इज सब्जेक्ट। और ऐसा है तो वो वर्ब होगी तो जेरंड हो सकता है, और इंफिनिटिव हो सकता है, या प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। अब वो प्रोनाउन है नहीं तो क्या होगा? नाउन होगा। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। सिंस लिखा हुआ। सी स्पोक टू हिम वंस सिंस ही हैज बीन इन टाउन। ये सिंस क्या है? दो चीजें हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है और कंजंक्शन हो सकता है। इफ सिंस इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज, सिंस अगर दो सेंटेंस, कंजंक्शन। इफ सिंस इज यूज बिफोर अ फ्रेज और अ वर्ड, एक वर्ड या फ्रेज के पहले लगा दिए हो सिंस को, सेंटेंस के पहले नहीं, वर्ड हो या फ्रेज हो। जैसे लिखा सिंस, सिंस सैटरडे, सिंस जुलाई, सिंस 2024, ऐसे कुछ लिखा होता तब वो प्रेपोजिशन होता। और यहाँ क्या लिखा है? सिंस ही हैज बीन इन टाउन, पूरा पूरा सब्जेक्ट वर्ब है, यानी कि सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है तो सिंस कंजंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस क्या हो गया? कंजंक्शन है। सी वाला आंसर होगा। यहाँ आइए, ये दिया हुआ है आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड्स इट्स टू लेट नाउ। टू लेट नाउ, नाउ क्या बता रहा है? यहाँ पर टाइम बता रहा है। और टाइम बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब होते हैं। तो क्या लगेगा? एडवर्ब हुआ ये। ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं है। लुक एट दैट मैन ओवर देयर। दैट मैन, मैन क्या है? नाउन है। ठीक है, मैन नाउन है, इसके पहले अगर लगा हुआ है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डिटरमिनर कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज अगर किसी नाउन के पहले लगा दिए हो तो उसको क्या कहते हो? डिटरमिनर कहते हो। क्लियर हुआ? चलिए
द प्लेन इज रेडी फॉर द टेक ऑफ, फॉर लगा, फॉर प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, नाउन या प्रोनाउन लगता है, तो ये क्या होगा, टेक ऑफ नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, उड़ान, उड़ान हो गया ना, ये हो गया नाउन। टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब नहीं है, वो एक नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक। तो ये हो गया नाउन आपका। 40 क्वेश्चंस हो गए। 40 क्वेश्चंस के बाद ये आता है एक पैराग्राफ आपका। तो पैराग्राफ के पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज इज द अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजों का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें कौन सा टाइप का ग्लोबलाइजेशन अनवेलकम है, मतलब क्या वो अच्छा नहीं है, खराब है, देखेंगे। अब इसमें ऑप्शन में भी 2-3 चीजें दी हुई हैं, हम देखेंगे जब पैसेज पढ़ लेंगे तब। अकॉर्डिंग टू पैसेज, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ हैज बिकम इम्परेटिव। ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का ग्लोबलाइजेशन इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब क्या हुआ, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। क्यों हेल्थ का ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी हो गया है, क्यों, 2 चीजें हो गई। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सर्जेंट डिजीज आर अफेक्टेड। पैसेज के अकॉर्डिंग जो रिसर्जेंट डिजीजेस है, क्यों है अफेक्टेड बाई, किससे, रिसर्जेंट डिजीजेस किससे अफेक्टिव है, मेडिकल प्रैक्टिस से, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से, या इमरजेंसी ऑफ न्यू वेरिएशन से। अच्छा चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेनी न्यू डिजीजेज आर इमर्जिंग ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज। बहुत सी नई नई डिजीजेज आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, लैंड यूज के नाते आ रही हैं नई नई डिजीजेस, क्यों आ रही हैं, लैंड यूज से नई नई डिजीजेस क्यों पैदा हो रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, तो ये तो बिना पैसेज पढ़े भी समझ सकते हो, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं हम, जहां क्वेश्चन मिलेगा वहां आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ये, वी लिव इन अ टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज रैपिडली encompassing travel, information, trade and investment. ग्लोबलाइजेशन में सारी चीजें आ रही हैं। द इंटरनेट ties people together in ways unimagined a few years ago. यहाँ तक कोई क्वेश्चन मिला नहीं आंसर। हेल्थ however remains all elusive goal. हेल्थ का जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक तरह का इल्यूसिव गोल है, मतलब इल्यूसिव गोल क्या होता है, ऐसा गोल जिसको पाना करीब करीब इम्पॉसिबल लगता है। सिमिलर टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग का भी ग्लोबलाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। लॉरी गैरेट अपनी बुक द कमिंग प्लेग उसमें लिखते हैं कि एन अनवेल ग्लोबलाइजेशन, ओहो यही क्वेश्चन पूछा था, अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका उन्होंने जिक्र किया, किसको कहा है उन्होंने, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। आंसर क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसको कहा है इन्होंने, ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। Garrett examines the recent history of emerging disease such as AIDS, Ebola, हंता वायरस, रिफ्ट वैली फीवर, ठीक है, लियोनियस डिजीज एंड अदर्स। इनका उन्होंने नए नए जो इमर्जिंग डिजीजेज हैं उनका उन्होंने स्टडी किया। सी आल्सो एक्सप्लेन्स द रिसर्जेंस ऑफ फैमिलियर डिजीजेज। उन्होंने फैमिलियर डिजीजेस की रिसर्जेंस को भी, जैसे रिसर्जेंस मतलब एक बार वो खत्म हो गए थे ये डिजीजेस, वो फिर से रिसर्च कर रहे हैं, फिर से उभर रहे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया और कोलेरा हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब डिजीजेस को अब वो पाते हैं ये क्यों फिर से रिसर्जेंट क्यों हो रहे हैं डिजीजेस। वाइड स्प्रेड एंड अनवाइज यूज ऑफ, क्यों एंटीबायोटिक्स का जो हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड मतलब हर काम में, जुकाम पकड़ा एंटीबायोटिक्स दे दिए, जुकाम पकड़ा एंटीबायोटिक्स, बुखार हुआ एंटीबायोटिक्स दे दिए। तो जो हम लोग वाइड स्प्रेड यूज कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड और अनवाइज यूज मतलब लापरवाही से, अनवाइज समझदारी से नहीं, लापरवाही से, और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों रिसर्जेंट हो रही हैं बीमारियां, तो एक क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स का यूज हो गया। दूसरा, मेनी ऑफ द न्यू डिजीजेज आर क्लियरली लिंक्ड टू चेंजेस इन द लैंड यूज। जो हम लैंड यूज में चेंज कर रहे हैं, जैसे नई लैंड को अब जुताई बुआई करेंगे तो जब जोतते हैं उससे तो नीचे से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे वायरस वगैरह, कीटाणु, इंजर्स वगैरह बाहर आते हैं, जो जमीन के अंदर दबे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं, तो नई नई बीमारी पैदा करते हैं। दूसरा रीजन इन्होंने ये वाला दे दिया, ये ले लिया, which brings human into close contact with rodents,
और ये जो नीचे जर्म्स थे वो रोडेंट से चूहे हुए के संपर्क में आते हैं, दूसरे एनिमल के बॉडी पे चले जाते हैं ये वायरस, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेडिसिन की लाइन में। मतलब जो हमारी मेडिसिन को ये सारे वायरस अननोन थे वो आ जाते हैं मंथ्स में, फिर डेडली हो जाते हैं। रिसर्जेंट डिजीजेस बाय कंट्रास्ट आर अ क्रिएशन ऑफ आवर मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस से भी रिसर्जेंट डिजीजेस बढ़ रही हैं, जैसे टीबी वगैरह है, मेडिकल प्रैक्टिस से भी वो बढ़ रही है। कैसे? बाय ट्रीटिंग पीपल विद एंटीबायोटिक्स। आप लोगों को एंटीबायोटिक्स इतना ज्यादा दे देते हैं, इतना ज्यादा दे देते हैं एंटीबायोटिक्स कि होता क्या है, रेस्ट्रेंट पैदा हो जाता है। ये बीमारियां उन एंटीबायोटिक्स से रेस्ट्रेन हो जाती है, फिर खत्म नहीं होती। वी अननोइंगली सेलेक्ट स्ट्रेन्स दैट आर इम्यून। हम अननोइंगली उस स्ट्रेन को सेलेक्ट कर लेते हैं जो इम्यून है, किससे? एंटीबायोटिक्स का, जिसका एंटीबायोटिक्स जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। दैट पास ऑन देयर रेजिस्टेंट जीन्स, और ये फिर हमारे रेजिस्टेंट जीन्स में चलता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में चला जाता है, प्लाज्मिक ट्रांसफर हो जाता है। द हीरोज ऑफ हर बुक, जो मैम ने जो लिखी थी, बुक लिखी थी, उसके जो हीरो हैं आर द वुमेन एंड मेन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जो महामारी के फ्रंट पर जो लोग काम करते हैं उसको, उनको उन्होंने हीरो बनाया। एपिडेमियोलॉजी क्या है? मैडम गैरेट मेक्स अ प्ली फॉर अ ग्रेटर कमिटमेंट फ्रॉम our universities, medical schools and government agencies to train workers who will be capable of recognizing new diseases। इन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग दें लोगों को कि जो नई डिजीज को ट्रेस कर पाए, पकड़ पाए। who will be able to move about equally well in the laboratory, the hospital and the field in pursuit of knowledge and public health intervention around the world। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, ऑल वेलकम फॉर्म ऑफ डिजीज क्या था? फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। सीधे मिला था आंसर हम लोगों को, अब नहीं समझाना है, ठीक है? तो यही था। तो एल्यूसिव गोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन और हिस्ट्री ऑफ फेटरल डिजीज, ये दोनों था नहीं। सेलेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी नहीं था। ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज, तो ये केवल पहला। दूसरा, इन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ इंपरेटिव क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज हो रहा है, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ भी जरूरी हो गया, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? अगला लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसर्जेंट डिजीज का कारण क्या है? मेडिकल प्रैक्टिसेस, ये भी है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये भी है। इमरजेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन्स, ये भी है। तो तीन के तीनों हैं, तीन के तीनों हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ए बी एन 1 2 एंड 3। यहाँ इन्होंने कहा कि लैंड यूज, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेनी न्यू डिजीजेस आर एमर्जिंग ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जमीन के नीचे से नए नए टाइप के वायरस, बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। वो मेढक वगैरह या चूहे वगैरह, रोडेंट्स वगैरह के शरीर पे चले जाते हैं, फिर चूहे वगैरह घरों में आ जाते हैं, घरों से आदमियों पे आ जाते हैं। ह्यूमन्स आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनफेमिलियर वायरस, ये हो सकता है। अर्बनाइजेशन मेक्स, इसका कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन्स बिकम adaptive and pass their genes related to bacteria the way of plasmid transfer। Humans are inadvertently releasing new viruses, यह नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होगा? Humans are coming in contact with unfamiliar viruses, ठीक है ना? ये आ जाएगा 44। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 45 हो गया। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ स्प्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिडेमियोलॉजी इन द पैसेज? एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज।
स्टडी एपिडेमोलॉजी, एपिडेमिक क्या होता है, बीमारियां होती हैं जो बीमारियां फैलती हैं, उनकी स्टडी और उनका स्प्रेड कैसे होता है उसी की स्टडी करते हैं 45 में। अब आते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है और इसमें आपको करना क्या है, नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग बतानी है आपको। सेजेस एंड शेयर्स आर कॉन्सेंड have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. कॉशन का मतलब क्या हुआ, हमको उन्होंने अवेयर किया कि एनलाइटमेंट का जो पाथ है वो बहुत ही ट्रैप्स से भरा हुआ है। तो उन्होंने हमको अवेयर किया था, तो रीजन किया था नहीं, एडमिट किया था नहीं, वार्न किया था यस, रिफ्यूज किया था नहीं। तो उन्होंने हमको क्या किया था, ओ नहीं, वार्न किया था, ये लगेगा। अगला जो मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है जब एक जैसी लाइफ चलती रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, नीरस बोरिंग सा हो जाता है सब कुछ। तो द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन अ मोनोटोनस मैनर। मोनोटोनस मतलब एकदम नीरस, बेकार, डल, डल यही होता है मोनोटोनस। अनइंटरेस्टेड, हैप्पी, डिस्टर्ब, एंथुजियास्टिक नहीं होगा, मतलब एकदम डल, अनइंटरेस्टिंग मैनर में। इल्यूसिव क्वेश्चन इन फिलोसफी, देयर आर मेनी इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट क्लियर, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, नॉट क्लियर जिसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्लियर होगा नहीं, बैफलिंग हो सकता है। बैफलिंग मतलब डाउटफुल बहुत हो गया। और ऑप्शन देख लें तो बताएं, पैरामाउंट एंड ट्रुथफुल नहीं होगा, पैरामाउंट और ट्रुथफुल नहीं होगा, फिर वही होगा, बैफलिंग होगा, क्योंकि बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। बैफलिंग क्या होगा, यही होगा, कंफ्यूजिंग, जो आपको कंफ्यूज कर देता है, यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, आंसर कौन सा होगा, यही होगा जो पहले सोचा था वही। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मैमथ, मैमथ का मतलब क्या होता है, वेरी बिग, विशाल काय, कोई चीज हिमालय की तरह हाथी जैसी विशाल है, व्हेल की तरह बहुत बड़ी साइज में है। तो ह्यूज तो हो गया, क्विक, इजी और इंटेलिजेंट का यहाँ कोई लेना देना, ह्यूज होगा इसका। अब आते हैं 50 में। द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज टार्निश्ड। टार्निश का मतलब क्या होता है, कलंक लगाना, कालिख लगाना, बदनाम करना, डिफेम, डिफेम करना, ठीक, ये क्या होगा, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, कालिख लगाना, कलंक लगाना। तो इनहेंस की नहीं, टेंट की गई है, रिस्टोर्ड और असाइंड नहीं। टेंट का मतलब क्या होता है, बदनाम करना किसी पे, कालिख पोत देना, ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, ठीक। 2024 टू क्या कर रहे थे हम लोग, एनडीए गैट का 2024 टू, ये हम लोग किए हैं 50 क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट होगा एनडीए 2024 का 1। तो प्रीवियस पेपर आप लोग लगाते रहिए। प्रीवियस पेपर लगाने से फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार आपको लगता है ना कि दो दो आंसर, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करोगे जब आप प्रीवियस पेपर लगाओगे। तो आई होप कि ये प्रीवियस पेपर डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और आगे प्रीवियस पेपर डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। अब मेरा टारगेट है कि 2015 तक का करेंगे, 2026 से नीचे की ओर लौटेंगे, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 ऐसे नीचे की ओर चलते जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, थैंक यू।
हाँ हम खड़े हैं बोल रहे हैं